नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो 300 साल लंबा है। ये कहानी है इतिहास के सबसे ताकतवर और शानदार साम्राज्यों में से एक की, मुगल साम्राज्य की। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये एक पूरी सभ्यता के बनने, चमकने और फिर बिखरने की दास्तां है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है, और उससे भी बड़ा सवाल, वो बिखरता कैसे है। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। वो क्या चीजें थीं जिन्होंने मुगलों को बुलंदियों पर पहुंचाया, और फिर कैसे वही ताकत शायद उनकी कमजोरी बन गई। 300 से ज्यादा साल। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत जैसे विशाल और विविध देश पर इतने लंबे समय तक राज करना ये कोई मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि मुगलों का असर कितना गहरा था, उनकी व्यवस्था कितनी मजबूत थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और मुगल साम्राज्य की कहानी ये शुरू होती है मध्य एशिया के पहाड़ों से, एक ऐसे शहजादे के साथ जिसकी नजरें हिंदुस्तान पर थीं। और ये थे बाबर। अब देखिए, इनकी रगों में कोई आम खून नहीं था। एक तरफ से वो तैमूर के वंशज थे और दूसरी तरफ से चंगेज खान के। मतलब विरासत में ही जीत और साम्राज्य का सपना था। वो बस एक छोटा मोटा राजा बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनकी नजरें बहुत बहुत ऊंची थीं। बाबर ने जिस वंश की नींव रखी, उसे इन 6 बड़े बादशाहों ने आगे बढ़ाया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हर एक ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। किसी ने साम्राज्य को जोड़ा, किसी ने उसे सजाया और किसी ने उसे उसकी हदों के पार पहुंचाया। और फिर आता है साल 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज। कोई भी कहेगा कि बाबर की हार पक्की है, तो फिर वो जीते कैसे? इसका राज था टेक्नोलॉजी में। जी हां, तोपें और बंदूकें। बाबर उस वक्त भारत में ये नई मिलिट्री टेक लेकर आए थे और बस इसी एक चीज ने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य खड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी से ऐसी हार मिली कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। इससे पता चलता है कि शुरुआत में मुगलों की पकड़ कितनी कितनी नाजुक थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हुमायूं ने हार नहीं मानी और 1555 में जबरदस्त वापसी की। हुमायूं की वापसी के बाद अब शुरू होता है वो दौर जिसे हम आज भी मुगलों का स्वर्ण युग या द गोल्डन एज कहते हैं। ये वो वक्त था जब साम्राज्य सिर्फ जमीन पर नहीं फैल रहा था, बल्कि कला, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज में अपनी ऊंचाई पर पहुंच रहा था। और इस गोल्डन एज का आर्किटेक्ट कौन था? अकबर। अकबर ये बात समझ चुके थे कि हिंदुस्तान जैसे देश पर, जहां इतनी विविधता है, सिर्फ तलवार के जोर पर हुकूमत नहीं की जा सकती। तो उन्होंने एक कमाल की पॉलिसी अपनाई, सुलह ए कुल। इसका मतलब था सबके साथ शांति, मतलब धार्मिक भेदभाव नहीं होगा। जरा सोचिए, उस जमाने में यह कितना रेवोल्यूशनरी, कितना बड़ा आइडिया रहा होगा। और इसी सोच ने साम्राज्य को वो मजबूती दी जो सालों तक कायम रही। अकबर के बाद गद्दी पर बैठे जहांगीर। जहांगीर को कला से, खासकर पेंटिंग से इश्क था। उनके जमाने में मुगल आर्ट अपने चरम पर पहुंचा। लेकिन वो सिर्फ कला के दीवाने नहीं थे, न्याय के भी थे। उन्होंने अपने महल के बाहर सोने की एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। सोचिए, कोई भी आम आदमी उसे खींचकर सीधा बादशाह से इंसाफ मांग सकता था। कमाल है ना? और फिर आता है शाहजहां का दौर। जब भी हम मुगलों के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शानदार इमारतें, है ना? बस उस शान और शौकत का दूसरा नाम है शाहजहां। उनके दौर को आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहना बिल्कुल सही है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये नाम ही काफी हैं। ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये एक साम्राज्य की ताकत, उसकी दौलत और उसकी बेमिसाल कला का जीता जागता सबूत हैं। शाहजहां ने इन इमारतों के जरिए मुगल शान को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज जो अपनी बुलंदी पे पहुंचती है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बारीक सी दरारें भी पड़ने लगती हैं। शाहजहां की ये भव्यता, ये बेमिसाल इमारतें, इनकी एक कीमत थी और ये कीमत शाही खजाने को चुकानी पड़ रही थी। यहीं से साम्राज्य के सबसे ऊंचे शिखर पर ही उसके ढलान की शुरुआत हो चुकी थी। और फिर आते हैं औरंगजेब, एक बहुत ही दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल बादशाह। उनके राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, काबुल से लेकर नीचे दक्षिण तक। इतना बड़ा मुगल साम्राज्य न पहले कभी था, न बाद में हुआ।
मतलब नक्शे पर देखें तो ये साम्राज्य का पीक था, उसका शिखर। लेकिन नक्शे के पीछे की कहानी कुछ और थी। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। एक तरफ थे अकबर, जिनकी सुलह कुल की नीति ने सबको साथ लेकर चला। दूसरी तरफ थे औरंगजेब, जिन्होंने जजिया जैसा टैक्स फिर से लगा दिया। इस एक फैसले ने अकबर की बनाई हुई एकता की नींव को हिला दिया। जो राजपूत और दूसरे सहयोगी साम्राज्य की ताकत थे, वो अब दूर होने लगे थे। और साथ ही औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के कई दशक दक्षिण भारत में, डेक्कन में लड़ते हुए बिता दिए। मराठों के खिलाफ ये लड़ाइयां कभी खत्म ही नहीं हुई। इन लड़ाइयों ने साम्राज्य को कागज पर तो बड़ा कर दिया, पर असल में अंदर से उसे खोखला कर दिया। सारा पैसा, सारी ताकत सब इन जंगों में ही खत्म हो रहा था। तो औरंगजेब की मौत के बाद वो जो दरारें पड़ रही थीं, वो अब खाई बन चुकी थीं। मुगल साम्राज्य का पतन, मतलब उसका जो डिक्लाइन था, वो बहुत तेजी से हुआ। ये एक लंबी और दर्दनाक कहानी है, जिसके कई कारण थे और सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब जरा इस चेन रिएक्शन को समझिए। सबसे पहले औरंगजेब के बाद आने वाले बादशाह कमजोर थे, दिल्ली में कोई मजबूत पकड़ नहीं रही। दूसरा, औरंगजेब की नीतियों की वजह से मराठों जैसी ताकतें बहुत पावरफुल हो चुकी थीं। और तीसरा, जब घर कमजोर होता है तो बाहर वाले तो हमला करते ही है ना, बस वही हुआ। और वो बाहरी हमले, खासकर 1739 में ईरान से नादिर शाह का हमला, और सिर्फ एक हमला नहीं था, वो दिल्ली के लिए एक तबाही थी। उसने दिल्ली को लूटा, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जैसी बेशकीमती चीजें ले गया और मुगल सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इसके बाद ये साफ हो गया कि मुगल बादशाह अब सिर्फ नाम के बादशाह हैं। साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं, ये इतिहास का नियम है, लेकिन उनकी विरासत वो रह जाती है। मुगल साम्राज्य का पॉलिटिकल एंड तो हो गया, लेकिन हिंदुस्तान पर उसकी जो छाप है वो आज भी बहुत बहुत गहरी है। और ये हैं मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह, बहादुर शाह जफर। वो एक बादशाह से ज्यादा एक शायर थे। एक ऐसे साम्राज्य की आखिरी निशानी जो अब सिर्फ दिल्ली के किले तक सिमट गया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी से हटाकर रंगून भेज दिया और बस यहीं पर 300 साल से ज्यादा पुरानी ये कहानी खत्म हो गई। तो सवाल फिर वही है, इन 300 सालों के बाद आखिर बचा क्या? क्या सिर्फ पुरानी इमारतें, किले और कहानियां? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा है। देखिए, मुगल विरासत आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारी आर्किटेक्चर में, हमारी पेंटिंग्स में, हमारी जुबान में, उर्दू में, हमारे साहित्य में, और हाँ, हमारे खाने में भी। जब हम मुगलई खाना खाते हैं या जिला कलेक्टर की ऑफिस को देखते हैं, ये सब कहीं ना कहीं उसी दौर की देन है। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, लेकिन एक नए अंदाज में। किसी भी महान साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? उसकी जीत या उसकी बनाई हुई कला और संस्कृति? क्या हम उन्हें उनकी जीती हुई लड़ाइयों के लिए याद रखते हैं या फिर ताजमहल के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास हमें सोचने के लिए छोड़ देता है।